मुंबई में नेता वही रहेगा जो जनता के बीच रहेगा। सिर्फ चुनाव के समय आकर नेतागिरी करने से अब धरातल पर राजनीति नहीं होगी। मतपेटियों ने आज कहानी कह दी है, हर गली हर मोहल्ले की जुबानी कह दी है। जिसे जनता ने समझा अपने हक का साथी, आज सत्ता की चाबी उसी के नाम कर दी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आकाश तक का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ आकाश राय। बीएमसी चुनाव के नतीजे अब आपके सामने आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी और सिंधे गुट को भारी सीटें मिली है। 227 सीटों पर चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी और सिंधे गुट महापौर अपना बैठाने की फिराक में है, क्योंकि अब सत्ता की चाबी उनके पास आ चुकी है। खैर, एक बार रुक कर लेते हैं बीएमसी चुनाव के इतिहास का। वैसे तो 1997 से लेकर 2022 तक लंबे कार्यकाल तक शिवसेना पार्टी का इस सीट पर कब्जा रहा। बाला साहब ठाकरे जिस पार्टी की स्थापना 1966 में की थी, जिनका उद्देश्य था मराठी भाषियों को सम्मान दिलाना, उनका हक दिलाना, उनके रोजी रोजगार की बात करना, इस मुद्दे पर यह पार्टी बनी। लेकिन यह पार्टी भारत में लोकतंत्र में इसका बड़ा नाम हुआ और ये भारत के अलग अलग राज्यों में भी इस पार्टी का धीरे धीरे देखा जाए तो प्रभाव बढ़ता गया। वैसे तो महाराष्ट्र की राजनीति में इसका प्रभाव रहा है, लेकिन बीएमसी की अगर बात करें तो देखिए, देश के आजादी के बाद जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी मुंबई, यानी 1960 का वो दौर था। 1960 से लेकर 1970, 1980 से लेकर 1990 के दौर तक कांग्रेस पार्टी का लंबा कार्यकाल बीएमसी में रहा है। आप कह सकते हैं कि वो पिलर की तरह कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद यहां पर मौजूद हुई। लेकिन उसके बाद सियासी नजारे बदलते हुए नजर आए। जब बाला साहब ठाकरे की पार्टी मजबूत हुई तो बीएमसी में उनका कब्जा हुआ। 1997 से लेकर के 2022 तक इस सीट पर देखा जाए तो पूरी तरह से बीएमसी में शिवसेना पार्टी का बड़ा प्रभाव रहा है। अब ऐसे नतीजे जैसे जैसे सामने आए हैं, वैसे वैसे सियासी सरगर्मियां तेज हो रही हैं। अब कौन बनेगा इस बार महापौर, इस पर सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि सिंधे गुट और एक तरफ दूसरी तरफ देखना बड़ा दिलचस्प हो जाएगा कि बीजेपी में क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। आज होटल ताज में जिस तरह की बैठक हुई है सिंधे गुट के जीते हुए प्रत्याशियों के साथ, उससे कयास अलग अलग लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग टीका और टिप्पणी कर रहे हैं। क्या माना जाए सब कुछ ठीक ठाक है, यही लोग तय करेंगे, या फिर वहीं पर संजय राउत का बयान अगर आया है सामने कि अगर भारतीय जनता पार्टी किसी पार्टी को अगर तोड़ती नहीं है तब तक वो सत्ता में आती नहीं है। उन्हें इस बात का भी एहसास हो गया कि एकनाथ शिंदे के जाने के बाद पूरी तरह से शिवसेना पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि सिंधे गुट देखा जाए तो एक तरह से निर्णायक भूमिका में भी उनका नाम आ रहा है। सिंधे गुट किंग मेकर की भूमिका में भी नजर आ रहे हैं। मराठी भाषियों के साथ और उनके जिस तरह के कार्यकाल रहे, अपने कार्यकाल में उन्होंने जो कार्य किया उसके नाम पर भी उनको वोट मिला है। दूसरी तरफ एक पक्ष ऐसा भी था कि राज ठाकरे और उद्धव साहब ठाकरे, ये लोग एक बार बार कहते थे मराठी भाषा की अस्मिता और उनके सम्मान की लड़ाई हम लड़ेंगे। क्या जनता उन पर विश्वास न कर भारतीय जनता पार्टी और सिंधे गुट पर विश्वास कर लिया? देखना यह भी दिलचस्प हो जाएगा कि इस बार का जो चुनावी नतीजा है, क्या अब प्रांतवाद और भाषावाद से ऊपर उठकर बात होगी? क्योंकि अगर देखा जाए तो 27% मराठी भाषी महाराष्ट्र में रहते हैं, तो वहीं पर 22 से 23% हिंदी बोलने वाले, यानी उत्तर प्रदेश और बिहार से ताल्लुक रखने वाले लोग भी यहाँ पर रहते हैं। तो एक तरफ ये संकेत साफ है कि सिर्फ भाषावाद और परिवारवाद के नाम पर राजनीति नहीं कोई कर सकता है। ये सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड भी हो रहा है। वहीं पर रसमलाई भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रही है, क्योंकि जो अन्ना मलाई यहाँ पर आकर भाषण दिए थे, जो बीजेपी के सांसद थे, और उनको लेकर के राज साहब ठाकरे ने टीका टिप्पणी की थी। लेकिन चुनाव जीतने के बाद रसमलाई पूरी तरह से ट्रेंडिंग में थी। किसी के ऊपर अपशब्द बोल देना, छोटी छोटी बातों को मीडिया में व्यूज के लिए उसे बड़ा बना देना, ये एक मुद्दा अलग हो सकता है। लेकिन राजनीतिक धरातल पर जितने लोग भाषण सुनने आते हैं, क्या वास्तव में उतने लोग वोट भी देते हैं? वोट अगर देते हैं तो नतीजे इस तरह के क्यों आते हैं? लोगों की निगाहें इस पर भी टिकी हुई है। और मुंबई का बीएमसी चुनाव और इस बार का मेयर जो होगा, उस पर लोगों का विश्वास किस तरह से टिकेगा और विश्वास बना रहेगा। जो भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करती है, क्या वास्तव में उनके मुद्दों पर इस बार प्रखर होकर काम करेगी और उनके हक दिलाने में पूरी सफलता हासिल करेगी? वैसे तो देखना बड़ा दिलचस्प हो जाएगा कि राज साहब ठाकरे और उद्धव ठाकरे की जो भूमिका रही है इस बार, एक साथ आने से ठाकरे ब्रांच एक साथ ठाकरे ब्रदर्स जब आए तो महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी। लोग अलग अलग कयास लगाए रहे थे। ऐसा लग रहा था सिंपैथी के नाम पे या फिर दोनों भाई एक साथ आए इसके नाम पर वोट मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और नतीजे पूरी तरह से असंतोषजनक रहे। और ईडी गठबंधन, जो गठबंधन बनाकर लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ा, जिस मजबूती के साथ अब लग रहा है कि धीरे धीरे बिखराव के कगार पे है। क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह की टूट फूट देखने को मिली है, अलग अलग राज्यों में वो लोग अपने अपने मुद्दों पर अलग तरीके से अब लड़ाइयां लड़ना शुरू कर चुके हैं। माना जाए कि आने वाले चुनाव में, यानी कलकत्ता में होने वाला विधानसभा चुनाव, उसमें क्या ये लोग फिर एक बार एक साथ आकर चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे? अगर लड़ते हैं तो क्या जनता इन पर अब विश्वास करेगी? क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी अलग चुनाव लड़ी
तो वहीं पर उनके घटक दल यानी सहयोगी दल यानी वो उद्धव गुट हो वो अलग चुनाव लड़े, उनके और सहयोगी दल अलग अलग तरीके से चुनाव लड़े। तो ऐसे में अब सवाल ये खड़ा होता है कि ईडी गठबंधन की मजबूती कितनी होगी और राहुल गांधी का नेतृत्व कैसा होगा, और क्या फिर ईवीएम के अलावा और कोई मुद्दा होगा जिस पर रणनीति तगड़े लेवल पर की जाएगी और किस तरह की रणनीति होगी, लोगों की निगाहें इस पर टिकी हुई है।